मैं एक बहुत चंचल मिजाज लड़का था, लेकिन मेरा ये बेफ़िक्र वाला अंदाज़ मुझे किसी नुकसान से दो चार करेगा, इससे मैं अनजान था। मुझे ये प्यार मोहब्बत सब फ़िल्मों की बातें लगती थीं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये मोहब्बत मुझे कितना बर्बाद करेगी। मुझे मेरे जानने वाले कहते थे कि मोहब्बत करने वालों का मज़ाक नहीं उड़ाया करते, वरना मोहब्बत तुमसे बदला लेती है। लेकिन तब मैं उनकी बात भी पर हंसी उड़ा दिया करता था, और अब सोचता हूँ वाकई मोहब्बत इंसानों को अपना कैदी बना ले तो तबाह कर देती है। मेरी कहानी में कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया, मैं कभी जान ही ना सका, और इसी का फ़ायदा उठाकर मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन जब मेरी आंखों से पर्दा उठा और असली चेहरे नजर आने लगे, तो अपनों के पीछे छुपे चेहरे देखकर मैं दंग रह गया। मेरे साथ जो कुछ हुआ, अगर ये सब कुछ आज से कुछ साल पहले पता चलता तो मैं बताने वाले पर हंसता कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। इस बात की शुरुआत दरअसल उस वक्त हुई थी जब मैं अपना कॉलेज पूरा करके यूनिवर्सिटी पहुंचा और अपनी मेहनत के बलबूते पर दूसरे साल एक जगह नौकरी भी करने लगा। मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी और मेरी डिग्री वैसे भी स्कॉलरशिप पर चल रही थी, जबकि घर का खर्च मेरे पापा अपने बिजनेस से पूरा करते थे। और तो मैंने अपनी डिग्री पूरी करने के दौरान ही अपनी सैलरी को इन्वेस्ट कर दिया, और मेरी किस्मत यहाँ भी अच्छी रही, जिसके चलते ही मैंने बहुत जल्द एक बड़ा घर खरीद लिया। मगर अभी उसकी पूरी कीमत अदा नहीं की गई थी, लेकिन घर खरीद चुका था। इस उम्र में मेरी इतनी कामयाबी पर मेरे माँ बाप तो खुश थे ही, लेकिन कुछ रिश्तेदार जो हमारे बुरे वक्त में आंखें फेर चुके थे, अब हमसे संबंध बढ़ाने के चक्कर में थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं और मेरा छोटे भाई, तब हमारे हालात इतने अच्छे न थे, और ख़ास तौर पर जब पापा बाहर मुल्क उधार लेकर गए थे, तो वहाँ नौकरी ना मिलने के कारण हम दोनों को भूखा रहना पड़ा था। लेकिन उस वक्त दादा दादी के अलावा पापा या माँ के किसी बहन भाई ने हमारा साथ ना दिया था। जबकि मेरे नाना नानी तो माँ की शादी के 2 साल बाद ही मर चुके थे। दादा दादी खुद भी अपने बाकी बच्चों के रहमो करम पर थे, इसलिए वो हमें जज्बाती तौर पर तो सहारा दे सकते थे, लेकिन उनकी उतनी माली मदद नहीं कर सकते थे कि हमारे हालात ठीक होते। तब मेरी माँ घर से खाना पकाकर, ऑफिस में टिफिन भेजकर और कपड़े सिलाई करके हमारे खर्चे पूरे करती थीं। माँ के भाई बहन उनका साथ इसलिए ना देते थे कि माँ पापा की पसंद की शादी थी, और शादी के वक्त नानी के अलावा माँ की तरफ से कोई भी इस शादी पर खुश न था, क्योंकि माँ की शादी उन्हें अपने भाई और माँ की बहन उन्हें अपने देवर से ब्याहना चाहती थीं। मेरी माँ सीधी और कुछ दबकर रहने वाली थीं, इसलिए उनकी बहन और भाभी उनका फ़ायदा उठाना चाहते थे। तो माँ ने जैसे ही नानी को अपनी पसंद के बारे में बताया, तो मेरे नाना ने कुछ ज़रूरी छानबीन करके माँ की शादी मेरे पापा से करवाने का फैसला कर लिया। भाभी और बहन के अरमान पूरे ना हुए तो वो मेरे पापा के खिलाफ हो गईं, और फिर पापा और माँ की कास्ट भी अलग थी, तो इस बात को भी खूब मसला बना दिया गया। लेकिन नाना अपने फैसले से पीछे न हटे, क्योंकि शायद वो भी जान चुके थे कि बाकी सब मेरी माँ के सिधापे का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए अब जब मुश्किल समय आया था, तो माँ के घर वालों को अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला याद आ गया था, और उन्होंने कभी किसी तरह की मदद करने की कोशिश नहीं की थी। जहां तक पापा के भाई और बहन का सवाल था, तो मेरी बुआ का ससुराल ही मेरे दोनों बड़े पापा का भी ससुराल था। वो सब चाहते थे कि उसी घर की बेटी से पापा की शादी हो, लेकिन मेरी दादी अपनी बड़ी दोनों बहुओं से भी परेशान थी, तो वहां की बेटी लाने का सवाल ही न था। इसलिए पापा की शादी को अहमियत देकर पापा की शादी कर दी गई। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि पापा के रिश्तेदारों की तरफ से भी सिर्फ नाम के रिश्ते रह गए थे। पापा माँ की शादी के बाद और मेरे जन्म तक सब ठीक था, लेकिन अचानक ही मेरे जन्म के 3 साल बाद पापा की नौकरी खत्म हो गई, और अगली नौकरी ढूंढने के लिए सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। अब वो अपने दोस्त की सलाह से उधार लेकर बाहर चले गए, लेकिन किस्मत में अभी और परीक्षा बाकी थी कि अब वो वहां से हमें पैसे भेज पाते। इसके बजाय माँ यहाँ से पापा को पैसे भेजती ताकि वो वहां गुजारा कर सके। ये मुश्किल समय 1 साल तक रहा, लेकिन फिर वहां पापा की नौकरी लग गई, और देखते ही देखते हमारा न सिर्फ कर्ज उतर गया, बल्कि हमारे हालात ठीक होने लगे। माँ जो कि मुश्किल समय देख चुकी थी, इसलिए उन्होंने पैसे जोड़ना शुरू कर दिए, और हमने बहुत जल्द अपना एक नया और बड़ा घर खरीद लिया। घर खरीदने के अलावा हमने भाइयों का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में करवा दिया। कुछ साल बाहर रहने के बाद जब पापा के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया और पैसे भी जमा हो गए, तब वो वापस आए और अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस भी खूब चल पड़ा, और हम बहन भाइयों की मेहनत की वजह से हमारी एजुकेशन भी स्कॉलरशिप पर आ गई। मेरे बड़े भाई की पढ़ाई खत्म हुई, तो उसने पापा के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया, और माँ उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगी। और फिर दोनों तरफ के खानदान को लोग, जो हमारे घर का रास्ता भी शायद भूल चुके थे, अपने अपने संबंध हमसे बढ़ाने लगे और चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी मेरे भाई से हो जाए।
और इस ख्वाहिश का सबसे ज़्यादा ऐलान मेरी बुआ करती थी। वो हर जगह ये कहती पाई जाती कि वो चाहती हैं कि भाई की बीवी तो अपने ससुराल से ना ला सकी, लेकिन अब भाई का बेटा उनका दामाद बन जाए ताकि रिश्ते मजबूत हो जाएं। बुआ को लगता था कि ये सबके सामने शादी का इजहार करने से शायद वाकई उनकी बेटी की शादी हमारे यहाँ हो जाएगी। लेकिन सबके सर पर भाई की शादी की दावत बम बनकर फटी। जब उन्हें पता चला कि भाई की शादी उनके एक दोस्त की बहन से हो रही है तो सबने शादी में आने से मना कर दिया। लेकिन मेरे माँ पापा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरे भाई की बहुत शानदार शादी हुई जिसमें दादा दादी के अलावा कोई रिश्तेदार शामिल ना हुआ। दादा दादी को पहले ही उनके बाकी बच्चे माँ पापा की तरफदारी करने पर बातें सुनाते थे, इसलिए हम चाहते थे कि वो हमारे साथ रहें, लेकिन वो अपना पुश्तैनी घर छोड़ने पर तैयार नहीं थे। लेकिन अब जब वो सबके खिलाफ जाकर शादी में शामिल हुए तो सबने उन्हें साफ कह दिया था कि अब अगर वो अपने इस घर में रहेंगे तो कोई उनका किसी तरह का काम नहीं करेगा। इसलिए इस बार वो उस घर को छोड़कर हमारे साथ आकर रहने लगे। पहले पहल वो दोनों बहुत उदास रहते थे, लेकिन हमारा प्यार पाकर वो बहुत जल्द संभल गए थे। मेरी भाभी भी बहुत मिलनसार और इज्जत करने वाली थी। वो हमारा घर बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी डिग्री खत्म हुई तो अब भाभी और माँ मेरे लिए लड़की देखने लगी। मुझे लगा था कि जैसे मेरी मामी, मौसी और बड़े पापा अपने अपने ससुराल या मायके में मेरे माँ बाप की शादी करवाना चाहते थे, तो मेरी भाभी भी इस घर में अपनी बहन को लाना चाहेंगी। लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई जब वो मेरे लिए लड़कियां देखने लगी, लेकिन एक बार भी अपनी बहन का जिक्र ना किया। खैर, मैं चाहता भी ना था कि वो अपनी बहन का जिक्र करे, इसलिए इस बात पर सुकून का सांस लिया। मैं किसी को पसंद नहीं करता था, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी की एक लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती थी जो बस चुपचाप रहती थी। मुझे वो अक्सर नजर आती थी, लेकिन ज़्यादातर वो अकेली होती थी और अगर कोई साथ होता भी तो वो मुझे ज़्यादातर चुप ही नजर आती थी। मुझे उसमें अजीब सा खिंचाव महसूस होता था, लेकिन बहुत चाहने के बाद भी कभी उसे जाकर बात नहीं कर सका था और ना ही उसका नाम जानता था, ना ही ये कि वो किस डिपार्टमेंट के कौन से ईयर में पढ़ती थी। और अब तो मेरी यूनिवर्सिटी भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैं खामोश था और लड़की पसंद करने की जिम्मेदारी मैंने माँ और भाभी को सौंप दी थी। भाई की तरह मैंने पापा के बिजनेस को ज्वाइन करने के बजाय नौकरी करने को अहमियत दी थी, क्योंकि वैसे भी मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी और अब डिग्री पूरी होने तक तो और बढ़ चुकी थी। वैसे तो मैं बहुत जिम्मेदार लड़का था, लेकिन जब मेरे दोस्त मेरे साथ होते थे तो मुझ में मौजूद बच्चा बाहर आ जाता था और फिर मैं खूब शरारत करता था। मैं बहुत निडर और बेखौफ सा इंसान था, इसलिए मेरे दोस्त मुझे अक्सर चैलेंज करते रहते थे जो मैं पूरे भी कर दिया करता था। और ऐसे ही चैलेंज पूरा करते हुए एक दिन मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ गया कि कोई अक्लमंद इंसान उस वाकये को सुने तो मुझे ऐसे देखे कि जैसे उसने किसी पागल को देख लिया हो। वो एक मामूल सा दिन था और आज मेरे घर दावत रखी हुई थी। आज मेरे भतीजे का पहला बर्थडे था, इसलिए ना सिर्फ मेरी भाभी के घर वाले बल्कि मेरे ननिहाल और ददियाल से भी ज्यादातर लोग हमारे घर आए थे। इस दावत का इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से किया गया था और पापा और भाई के बिजनेस पार्टनर्स भी थे और मैंने भी अपने दोस्तों को दावत दी हुई थी। बर्थडे का केक काटने के बाद जब खाना पीना खा लिया गया तो पापा और भाई अपने मेहमानों को विदा करने लगे, जबकि भाभी के मायके वाले और मेरे ननिहाल ददियाल के लोग घर के अंदर जाकर बैठ गए जहां पर चाय का एक और दौर शुरू होना था। लेकिन मैं वहां जाने के बजाय अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकल आया और मेरा इरादा था कि रात को उस वक्त घर जाया जाएगा जब सारे मेहमान घर से जा चुके हों और अगर कुछ रुकने वाले भी हों तो उन्हें मेहमान खाने में पहुंचा दिया गया हो। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आज यहाँ ऐसे बाहर रुकना मेरे लिए किस कदर परेशानी की बात होने वाली है। हुआ कुछ यूं था कि हम सड़क पर निकले तो ऐसे ही पैदल घूम रहे थे कि आगे जाकर हमने देखा कि एक इंसान के चीखने की आवाजें आ रही थीं। आवाजें सुनकर हमने एक दूसरे को देखा और आवाज किस तरफ से आ रही है ये पता लगाकर हम भागकर उस तरफ पहुंचे। वहां पहुंचकर हमने देखा कि एक इंसान एक तरफ बैठा तेज तेज रो रहा था और आते जाते लोगों को चीख चीख कर कह रहा था कि ऊपर वाले के लिए मेरी बहन से शादी कर लो। मैं मरने वाला हूँ, मैं उसका आखिरी सहारा हूँ। मैं अपनी जिंदगी में उसे किसी सुरक्षित जगह पर देखना चाहता हूँ। उसे अपना लो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। वो रोए जा रहा था और कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मेरा सब कुछ मेरी बहन का है, उससे शादी कर लो, यकीन करो वो बहुत अच्छी और मासूम है। लेकिन मैं क्या करूं, उसे अकेला छोड़कर नहीं मरना चाहता। हम सब ने जब उसकी बात सुनी तो हमें उसकी बातें बहुत ज्यादा अजीब लगीं। हम सोचने लगे कि कोई ऐसे सड़क पर बैठकर अपनी बहन का रिश्ता कैसे मांग सकता है और यूं राह चलते इंसान से कैसे कोई अपनी बहन का शादी कर सकता है। किसी राह चलते आदमी को देखकर कैसे पता चल सकता है कि वो उसकी बहन किस लिए ठीक चॉइस है। हम सबको ये बात बहुत अजीब लगी और मैंने देखा तो सिर्फ हम नहीं बल्कि वहां से गुजरने वाला हर इंसान उस आदमी को अजीब नजरों से देख रहा था कि जैसे उसकी दिमागी हालत पर शक हो रहा हो।
लेकिन मैंने ये भी देखा कि बहुत से शरारती लड़के उस आदमी को परेशान कर रहे थे और उस पर हंस रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि ये लोग किसी परेशान इंसान पर हंसकर उसकी मुसीबत और परेशानी का ऐसे मजाक बना रहे हैं। मैं वहाँ ज़्यादा देर खड़ा न रह पाया और अपने दोस्तों के से कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं। हम सब वहाँ से जाने लगे कि उस आदमी ने और ज़ोर से रोना और चीखना शुरू कर दिया। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मैं वहाँ से जाना चाहता था और हम लोग वहाँ से थोड़ा आगे निकल भी आए थे, लेकिन उस आदमी की हल्की हल्की आवाज़ें अभी तक कानों में आ रही थीं कि तभी मेरे साथ मौजूद 3-4 दोस्तों में से एक ने मुझसे कहा कि वैसे तो तुम हमारा हर चैलेंज पूरा करते हो। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल करता हूँ। इस वक्त मैं उस आदमी को अपने दिमाग से निकाल चुका था और अब जो होने वाला था वो मैंने सोचा भी नहीं था, वरना मैं इस बात को बिल्कुल भी आगे ना लेकर जाता। मेरे दोस्त एकदम ही मुझे बहुत एक्साइटेड नजर आने लगे। मैं हैरान हुआ कि आखिर उन्हें यूं रात में बीच सड़क पर अचानक से कौन सा चैलेंज याद आ गया है जो ये इस तरह से खुश दिखाई दे रहे हैं। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि आज अगर तुम वाकई इतने निडर इंसान हो जितना कि खुद को बताते हो, तो जाओ उस आदमी से कहो कि तुम उसकी बहन से शादी करने के लिए तैयार हो और उसके साथ उसके घर जाओ। इतना कहकर वो सब चुप हो गए और मैं हैरान खड़ा उन्हें देखने लगा। कुछ देर तक जब वो सब मुझे तकते रहे, तो आखिरकार मैंने इस खामोशी के बढ़ते वक्त को तोड़ा और उनसे कहा कि उसके घर जाकर मैं क्या करूं। तो वो सब हंसने लगे और कहने लगे, अब तुम इतने बेवकूफ तो नहीं हो कि किसी अजनबी लड़की से शादी रचा लो, और ना हम तुम्हें ऐसा कुछ करने को कह सकते हैं। उसके घर जाकर जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, कुछ भी बहाना बना लो या साफ मना करके वापस आ जाओ, लेकिन उसके साथ उसके घर तक जाना है, ये तुम्हारे चैलेंज का हिस्सा है। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मुझे ऐसे किसी को उम्मीद दिलाकर फिर उस उम्मीद को तोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और अगर मैं उस वक्त अपने दोस्तों की बात ना मानता तो वो मुझे कई दिन तक इस बात के ताने देते रहते। मैं अजीब असमंजस का शिकार था और तभी मुझे ख्याल आया कि मैं और उस ख्याल के आते ही मैं सुकून में हो गया। मैंने सोचा कि रास्ते में ही उस आदमी से पूछ लूंगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। कह रहा है कि वो मरने वाला है और फिर उसकी जो भी मुमकिन हो सकेगा मैं मदद कर दूंगा। साथ ही उसकी बहन को बता दूंगा कि तुम्हारा भाई सड़क पर तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहा था, तो यकीनन वो लड़की खुद भी अपने भाई को रोकना चाहेगी, और तब मैं उसे कह दूंगा कि तुम्हारे भाई को घर तक लाने के लिए मैंने इससे झूठ बोला था। ये सोचकर मैंने खुद को मुतमईन कर लिया कि मैं ये झूठ उस आदमी की मदद के लिए बोलूंगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये बहाना बस बहाना ही रह जाएगा और मेरी जिंदगी में कितना बड़ा हादसा होने को है। मैंने अपने दोस्तों को साथ आने के लिए कहा और उस आदमी के पास चला गया। वहां जाकर मैं उसके पास बैठा तो वो खामोश हो गया और मुझे देखने लगा। मुझे उस पर तरस भी आ रहा था। मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा और उससे कहा कि आपको क्या परेशानी है जो आप ऐसे मरने की बातें कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर उसने कहा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, बस आप मेरी बहन से शादी कर लें। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गया और वो मुझे आस पास भरी नजरों से देखने लगा। मैंने उससे कहा कि चलें, आपके घर चलते हैं। मेरा ये कहना था कि उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कहा कि क्या आप मेरी बहन से शादी करने पर राजी हैं। मैंने उसे जवाब न दिया और उठ खड़ा हुआ। मुझे उठता देखकर वो भी उठ गया। मैंने उसे एक बार फिर कहा कि घर चलते हैं, लेकिन वो कहने लगा कि वो घर तभी जाएगा जब मैं शादी के लिए हाँ करूंगा। मैं मायूसी से उसे देखने लगा, क्योंकि मैं उसे उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन उसे घर ले जाने के लिए ना चाहते हुए भी मैं उसकी बहन से शादी के लिए राजी हो गया। वो मेरे राजी होते ही अपने घर की तरफ चलने लगा। मैंने सारा रास्ता उससे ये जानने की कोशिश की कि आखिर उसके साथ क्या मसला है, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरा इरादा ये था कि घर जाकर उसकी बहन से उसकी हकीकत बताऊंगा, लेकिन जब मैं उसके घर गया और मेरे सामने उसकी बहन को लाया गया, तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो मेरी वो यूनिवर्सिटी की खामोश लड़की थी जिसे मैं भुलाने की कोशिश कर रहा था। उसे यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई थी या दुख या फिर हैरत में समझ ना सका था, लेकिन उसने जब मेरी तरफ देखा तो उसकी नज़रों में भी मुझे पहचान की हल्की सी झलक नजर आई, जैसे कि वो भी मुझे पहचान गई हो। मैंने उसे देखा तो उसके भाई ने उसे कहा कि जाओ, तुम तैयार हो जाओ जल्दी से, तुम्हारी मैं अभी शादी करवा रहा हूँ। मैं ये सुनकर होश में आया और कहा कि सर, मैं आपकी बहन से कुछ बात करना चाहता हूँ। वो आदमी मेरी बात सुनकर उलझकर मुझे देखने लगा। उसकी नज़रों में उलझन थी, लेकिन उसे अनदेखा करके मैंने उस लड़की की तरफ अपना ध्यान किया और उससे कहा कि आपके भाई आपकी ऐसे जल्दबाजी में शादी क्यों करना चाहते हैं। क्या आप जानती हैं? मेरा यह कहना था कि उस लड़की के चेहरे का रंग बदल गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन रुक गई हो। कुछ देर वो चुप रही, फिर उसने कहा, देखिए मैं जानती हूँ मेरे भाई मेरी शादी करवाना चाहते हैं। देखिए मेरे भाई जो कर रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं। आप प्लीज़ मुझसे शादी कर लें। इस वक्त आपको हमारी मजबूरी नहीं पता, लेकिन मेरी शादी होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ हमारी मदद करें।
मैं जो ये सोच कर यहाँ आया था कि लड़की इस बात से अनजान होगी कि उसका भाई उसके लिए ऐसे रिश्ते ढूंढ रहा है, अब उस लड़की को यहाँ पाकर उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। हालात को सीरियस होता देखकर मेरे दोस्त बीच में आए और वो शायद बताने ही वाले थे कि हम यहाँ पर एक चैलेंज की वजह से आए थे। तभी मैंने उन्हें रोक दिया और उस लड़की से शादी करने का फैसला सुना दिया। मेरा फैसला सुनकर लड़की के चेहरे पर कुछ सुकून फैला, लेकिन वो अब भी बेचैनी के शिकार लग रही थी। जबकि उसका भाई बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसके साथ ही अगर मेरे दोस्तों को भी तवज्जो दी जाती तो वो भी मुझे यूं देख रहे थे कि जैसे उन्होंने देख लिया हो। मैंने उस लड़की से शादी कर ली। मेरे दोस्तों को लगा शायद मुझ पर हमदर्दी का बोझ सवार है, लेकिन मेरा दिल जानता था कि ये तो दिल में छुपी ख्वाहिश थी जो ऐसे पूरी हो रही थी। मेरा इरादा ये था कि शादी के बाद अब उस आदमी की बीमारी के बारे में पूछूंगा। आज मैं फिलहाल सिर्फ शादी करना चाहता था, लेकिन शादी करने के बाद मेरी बीवी फौरन अपना बैग तैयार करके ले आई। मुझे हैरानी हुई, लेकिन अब मना करके मैं उसे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसका बैग लिए बाहर आ गया। मुझे हैरत तब हुई जब मेरी बीवी विदाई के समय अपने भाई से ना मिली। ना उदास हुई, लेकिन हाँ बेचैनी अब भी उसे घेरे हुए थी। खैर मैं अब सोचने लगा कि उसे कहाँ लेकर जाऊं, क्योंकि घर में तो सब मेहमान थे और अभी घर वालों को इस शादी के बारे में बताना भी ठीक न था। न जाने वो किस तरह इस बात पर रिएक्ट करते, लेकिन फिर मुझे यूं अभी अभी अपनी नई बनी बीवी को अकेला छोड़ना भी ठीक न लगा, तो एक गहरी सांस लेकर उसे घर ले जाने का फैसला किया। लेकिन मैं अनजान था कि अब अगले ही कुछ दिनों में जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। मैं उसे लेकर अपने घर की तरफ आया और मेन दरवाजे से अंदर आने के बाद उसे एक अंदर कोने में खड़ा कर रहने का कहकर खुद अंदर चला गया। अंदर जाकर मैंने सूखा सांस लिया कि सब लोग अपने कमरे में जा चुके थे और घर में खामोशी का राज था। मैं वापस बाहर आया और अपनी बीवी को लेकर चुपके से अपने कमरे में चला गया। वहां जाकर मैं उसे कुछ कहना चाहता था, कुछ समझाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही उसने रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत अजीब थी। वो रोते कहने लगी, मुझे एक बर्फ की सील ला दीजिए। मैं हैरान हुआ कि इस वक्त उसे सील क्यों चाहिए, लेकिन वो रोते रोते बस जैसे उस बात की जिद करने लगी, तो ना चाहते हुए भी मैं बाहर चला गया और इतनी रात को ढूंढकर उसे बर्फ की सील का इंतजाम कर दिया। ज्यादा हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब वो सील पर लेट गई। माना कि गर्मियों का मौसम था, लेकिन इतनी गर्मी बिल्कुल ना थी कि वो ऐसे सील पर ही लेट जाती। और फिर वो सिर्फ लेटी ही नहीं बल्कि कुछ पढ़ने लगी। अब ये मेरा वहम था या सच्चाई, लेकिन मेरे जिस्म में अचानक ही तेज दर्द होने लगा। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो रोती जा रही थी और कुछ पढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद उसका अमल खत्म हो गया तो वो खड़ी होकर वॉशरूम में बंद हो गई। मैं अजीब हालत में कमरे में खड़ा था। जिस्म में दर्द जो अचानक शुरू हुआ था वो अचानक ही खत्म हो गया, लेकिन उस दर्द को मैंने अपना वहम समझा और अपने माँ बाप के पास जाकर उन्हें हालात से सचेत करना चाहा। हालांकि वो सो चुके थे, लेकिन सुबह से पहले उन्हें बताना जरूरी था, इसलिए मैंने उन्हें जगाकर सब बता दिया। मगर सील वाली बात गोल कर गया और कहा कि मुझे लड़की पसंद थी, उसका भाई बहुत बीमार है और अभी रास्ते में मुझे मिला तो रोने लगा, इसलिए उसकी बहन से शादी करके उसे घर ले आया हूँ। मेरे माँ बाप बहुत हैरान हुए, लेकिन उन्होंने मेरी पसंद पर कोई सवाल नहीं उठाया। हाँ, मगर मेरी बीवी से मिलने की इच्छा की, लेकिन मुझे ये वक्त ठीक नहीं लगा, सो उन्हें ये कहकर टाल दिया कि वह खुद इस वक्त सदमे में थी, तो दवा देकर उसे सुला दिया है, सुबह मिल लीजिएगा। दरअसल मैं चाहता था कि वो किसी से मिले, उससे पहले मैं उससे बात करूं, लेकिन जब मैं कमरे में गया तो वो सो चुकी थी। मैं उसे हैरत से देखता रहा, फिर खुद भी सोने के लिए लेट गया। हालांकि मैं सुबह जल्दी उठने का आदी था, लेकिन जानता था कि कल दोपहर में सब मेहमानों को घर से चले जाना है, इसलिए दोपहर तक कमरे से बाहर ना निकला और कमरे की खिड़की से जब आखिरी मेहमान को भी घर से बाहर जाता देख लिया, तब बीवी के साथ बाहर आ गया। बाहर माँ पापा शायद भाई भाभी को ये बात बता चुके थे, इसलिए उन्हें भी मेरी बीवी को देखकर हैरत नहीं हुई। दोपहर तक जब हम अपने कमरे में थे तब मैं अपनी बीवी के बारे में तो कुछ न जान पाया, पर उसे ये बता दिया कि मेरे घर वालों के सामने तुम्हें क्या कहानी सुनानी है, और उसने मेरे घर वालों के सामने वही कहानी सुनाई। मगर मैं उससे जो भी पूछता था वो जवाब ना देती, वो रोने लगती। मैं इस अमल को उसके दुख से जोड़ रहा था, लेकिन मैं सच्चाई को नहीं जानता था। मेरे घर वाले उससे मुतमईन हो गए, लेकिन मैं ना हुआ। वो रोज मुझसे सबके सोने के बाद बर्फ की सील मंगाती और कुछ अमल करती। उस समय मेरे जिस्म का दर्द बढ़ जाता। ना वो मुझे कुछ बताती, ना मुझे अपने भाई के पास जाने देती। 6 दिन ये सब बर्दाश्त करने के बाद 7वें दिन मैंने उसे सील लाकर ना देने का फैसला कर लिया और उससे कहा कि आज सील मिली ही नहीं, और ये सुनते ही वो भागकर छत की तरफ चली गई। मैं उसकी ये हरकत देखकर हैरान हुआ और परेशान हुआ, तो फौरन उसके पीछे भागा। तब मुझे पता चला कि पैरों के नीचे जमीन खिसकना किसे कहते हैं। मेरे वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि मेरी बीवी छत की रेलिंग पर चढ़कर छत से कूदने के चक्कर में थी। मेरा ये देखकर दिमाग खराब हुआ और फौरन उसे खींचकर नीचे उतारा।
नीचे उतार कर मैंने उसे झंझोर डाला और कहा, मुझे अब सब सच बताओ, अभी बताओ। तब उसने जिस राज से पर्दा उठाया तो राज जानकर मेरे कदम धड़खड़ा कर रह गए। उसने कहा कि मेरे पापा ने जब बुआ की नंद से शादी करने से मना कर दिया, तब बुआ पापा से बहुत नाराज थी और उससे ज्यादा वो अपनी नंद से थी, जो कि उनके हर काम में टांग अड़ाती। बुआ उनकी शादी पापा से कराना ही इसलिए चाहती थी ताकि जब मायके आती तो उनसे बदला ले पाती। लेकिन पापा के इनकार के बाद बुआ की नंद की शादी कुछ साल बाद किसी और जगह हो गई। लेकिन बुरा ये हुआ कि एक दिन जब बुआ की नंद और नंदोई किसी फंक्शन से वापस घर आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही मर गए। उनके बच्चे जो अपने ननिहाल में थे तो वो बच गए। बच्चों का ददियाल ना था क्योंकि उन बच्चों का बाप इकलौता था और बच्चों के दादा दादी भी मर चुके थे, इसलिए बच्चे अपने नाना नानी के पास रहने लगे। लेकिन मेरी बुआ को नंद के बच्चों का यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उन्होंने जल्दी घर अलग कर लिया। लेकिन बुआ के पति बहन के बच्चों को हर महीने पैसे भेजते, जो बुआ का बर्दाश्त ना होता, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। मेरी बीवी ने बताया कि बुआ की उस नंद की बेटी मैं हूँ, और ये सुनकर मैं हैरान रह गया। यानी मेरी बीवी मेरे रिश्तेदार थी। उसने कहा कि जब आपके भाई की शादी की बारी आई और आपके पापा ने उनकी शादी बुआ की बेटी से ना करवाई, तो बुआ ने अपने भाई से बदला लेने का सोचा, जिसने दोबारा उसे जलील करवाया था। और तब वो एक बाबा से मिली और बाबा ने उसे कहा कि वो एक अमल करेगा, लेकिन उसे एक लड़की चाहिए। उस अमल के लिए बुआ ने धोखे से नंद की बेटी को उस बाबा के हवाले कर दिया। बुआ की सास ससुर और पति का देहांत हो चुका था, इसलिए किसी को इस चीज की खबर ना हो सकी। लड़की को बाबा के हवाले करने के बाद उसे धमकाया गया कि अगर उसने बाबा की बात ना मानी तो उसका भाई जो कि बाबा की कैद में है उसे मार दिया जाएगा। और फिर उस लड़की को मेरी यूनिवर्सिटी भेजा गया ताकि वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। लेकिन जब वो मुझे अट्रैक्ट न कर सकी तो फिर उन्होंने ये दूसरा प्लान बनाया और मेरे एक दोस्त को अपने साथ मिला लिया, जिसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उसको पैसे देकर कहा गया, जब काम होगा तो हम बता देंगे। और फिर दावत की रात जब मैं बाहर गया तो बुआ ने उस बाबा को मेरे जाने की खबर दे दी और मेरा वो दोस्त जो उनके साथ मिला हुआ था वो मुझे उस रास्ते पर लेकर गया जहां बाबा नाटक कर रहा था। और फिर उसी दोस्त ने मुझे चैलेंज दिया ताकि मैं वहां जाऊं और ये शादी हो सके। उसका प्लान ये था कि मैंने अगर चैलेंज समझकर उस घर में जाकर शादी से इनकार कर दिया तो लड़की मेरे सामने शादी के लिए गिड़गिड़ाएगी, लेकिन ये करने की नौबत ही ना आई और मेरी शादी हो गई। उसके बाद लड़की को रोज बर्फ की सील पर लेटकर 1 महीने तक एक अमल करना था, जिसके नतीजे में मैं बहुत बीमार हो जाता या फिर मैं मर ही जाता। और उसे धमकाया गया कि अगर वो अमल नहीं करेगी तो उसके भाई को मार दिया जाएगा। और आज उसे सील ना मिली तो अपने भाई की मौत के डर की वजह से लड़की खुदकुशी करने जा रही थी। ये सब सुनकर मैं चुप हो गया और उसे सील ला दी कि तुम अपना अमल करो। वो मेरी बात सुनकर हैरान हुई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसे चुप करवा दिया। उसने अपना अमल कर लिया, लेकिन आज वो बहुत शर्मिंदा नजर आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है? तो उसने नहीं में सिर हिला दिया। अगले दिन मैं अपने कुछ दोस्त जो पुलिस में थे उन्हें लेकर पहले उस बाबा के घर गया, फिर उसे पकड़वा कर बुआ के घर गया। उन्हें पकड़वाया और उन दोनों से अपनी बीवी के भाई को आज़ाद करवाया और फिर सारी सच्चाई जाकर अपने माँ बाप को बता दी। मेरे माँ बाप को ये सब सुनकर दिली सदमा हुआ। मैंने अपने उस दोस्त की सच्चाई भी बाकी दोस्तों को बता दी और सबने उससे रिश्ता तोड़ दिया। बाबा और बुआ को मेरे पापा ने अपने सोर्स इस्तेमाल करवा कर कड़ी सजा दिलवाई और मैं अपनी बीवी के साथ खुशी से रहने लगा, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसे शुरू से ही मजबूर किया जा रहा था। लेकिन इस घटना से मुझे इतना ज़रूर पता चल गया कि आपके अपनों के रूप में आपके कितने दुश्मन आपके आसपास मौजूद हों, इसका अंदाज़ा आप कभी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।